नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी से संबंधित पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 पीछे हमने कर लिया था। इसमें हम महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इसके बारे में कहा गया है, उसी को ही देखकर हम आगे इस पर काम करेंगे। चलिए क्लास को आगे शुरू करते हैं। क्या कहा है? रत्नाकर का गंगावतरण काव्य और समालोचना दृश्य रोला छंद में लिखे गए हैं। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। पर कवि पर विशेष रूप से प्रिय छंद क्या है? कवित छंद है। कौन सा है? कवित छंद है। लॉर्ड कर्जन जैसे विख्यात वायसराय प्रशासक के वक्तव्य पर टिप्पणी करते हुए बाल मुकुंद गुप्त शिवशंभु के नाम से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आपने बम्बई में कहा है कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरी बार भारत आना पड़ा। माय लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। आपके कर्तव्य पालन की अवधि हमारे कर्म भोग की अवधि नहीं है। ठीक है। क्या कहा है? आप कर्तव्य पालन करके कुछ दिन पीछे चले जाएंगे, हमें कर्म के भोग भोगते भोगते यहीं समाप्त होना है। कौन कहता है? बाल मुकुंद गुप्त कहते हैं। और न जाने फिर कब तक वह भोग समाप्त होगा। जब थोड़े दिन के लिए आपका यह भूमि से स्नेह है, तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए, यह अनुमान कीजिए। क्योंकि हमारा इस भूमि से जीने मरने का साथ है। हमने यहीं पर जन्म लिया है और हमें यहीं पर ही मरना है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित पहले 2 पत्र अखबार चुनार और कोहिनूर किस में थे? उर्दू भाषा में थे। नागरिक प्राचारणी सभा की काशी में स्थापना 1893 में हुई। संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। तीनों थे। मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और निराला की रचनात्मक के प्रेरक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान आता है। वैसे ही आचार्य शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, आचार्य शुक्ल और कामता प्रसाद गुरु के वैदुषिक कार्यकलाप के पीछे बाबू श्याम सुंदर दास की योजना दिखाई देती है। रामचंद्र शुक्ल के लिए उनका आग्रह तो यहाँ तक था कि प्रकृति को ही सर्वत्र आलंबन मानकर कविता लिखी जा सकती है, किंतु नहीं लिखी जानी चाहिए। मानव उदाहरण प्रस्तुत करने की दृष्टि से उन्होंने स्वयं एक लंबी कविता सवैया जैसे छंदों में लिखी थी। कविता वह हाथ उठाए हुए चली कवि वृंद बुलाती वहाँ। कविता प्रकृति काव्य और छायावादी काव्य में विभ्रम उत्पन्न होने की संभावना है। इस बात को जयशंकर प्रसाद ने समझा था। अपने निबंध यथार्थवाद और छायावाद का संपादन भी उन्होंने करते हुए उन्होंने लिखा है, प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। ये सिद्धांत भी भ्रामक है। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक अपने ग्रंथ में भारतेंदु के पिता बाबू गोपाल चंद्र की कृतियों में से कौन सी है? प्रेम तरंग का ब्यौरा देते हुए ब्रज रत्नाकर दास जी लिखते हैं। क्या? ग्रंथकर्ताओं में स्वर्गीय श्री बाबू गोपाल चंद्र उपनाम गिरिधर दास जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम दिया है। इसमें 64 पृष्ठ और 361 पद हैं, जिसमें बाबू गिरिधर दास के 23 हैं, बाबू हरिश्चंद्र के 204 हैं और 44 चंद्रिका उपनाम के हैं। अंतिम 34 बांग्ला के हैं। ये इनका लेखा जोखा है। छायावाद महज संध्या सुंदरी, चांदनी रात और नौका विहार का चित्र नहीं है, वह मूलतः शक्ति काव्य है। क्या है? शक्ति काव्य है। मध्यकालीन कवि के लिए संसार पछड़ा था। क्या कह रहा है? मध्यकालीन कवि के लिए संसार क्या था? पछड़ा था। आधुनिक युग की छायावादी कवि संसार में आनंद की संभावना देखता है। ये कौन कहते हैं? हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी साहब कहते हैं।
जैसे मनुष्यों के बच्चों को अन्य प्राणियों की तुलना में वयस्क होने के लिए सबसे अधिक समय लगता है, वैसे ही अपने समकालीनों के बीच कवि बनने में प्रसाद को लगा था क्या समय। यह हम राम स्वरूप चतुर्वेदी के ही महत्वपूर्ण कथनों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। प्रसाद में ही पहली बार देखा जा सकता है कि लौकिक और अलौकिक प्रेम के बीच अंतर विलीन हो गया है, यानी कि समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य अब संपूर्ण रचना के केंद्र में है। ईश्वर व्यक्तिगत आस्था का विषय है, काव्यगत चित्रण का नहीं। छायावाद के प्रसंग में ये कहा गया है। नंदलाल वाजपेयी ने अपने ग्रंथ जयशंकर प्रसाद की भूमिका में कहा है क्या बड़े जीवन चक्रों को हाथ में लेना, पेचीदा भावधाराओं सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप उठी हुई जटिल समस्याओं का निरूपण करना, व्यक्ति देश और जाति के जीवन में वृहद छाया आलोकों को उद्घाटित कर सकना। सारांश यह है कि जीवन के गहरे और बहुमुखी घात प्रतिघातों को विस्तृत जीवन दशाओं के पद पद पर आने वाले उद्देलनों को चित्रित करना, उन्हें संभलना और अपनी कला में उन सबको सजीव करना, ये क्या है महत्वपूर्ण है। कामायनी का रचाव जैसा जटिल है, विधान वैसा ही व्यापक और महत्वाकांक्षी है। जोही की कली न केवल अपने विधान में कवित छंद पर आधारित है, वर नायिका नायक प्रणय प्रसंग की दृष्टि से अपनी संवेदना में रीतिकाल से कहीं जुड़ी हुई प्रतीत हमें होती है। ये कौन कह रहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी कह रहा है कि वो कहीं न कहीं रीतिकाल से जुड़ी हुई प्रतीत हमें होती है। रीतिकालीन कवि प्रस्तुत दोनों की ब्यौरा देता है, जबकि छायावादी प्रस्तुत को हल्का उल्लेख करके अधिक रुचि से अप्रस्तुत को संवारता है और ये पाठक की कल्पना को सक्रिय होने के लिए अधिक अवसर देता है। कामायनी अपने वर्णनों से नहीं, वृत्ति में से महाकाव्य है। छायावाद को शक्ति काव्य कहने में कामायनी के साथ राम की शक्ति पूजा मिलकर आधार बनाती है। निराला की तुलना ऊपरी तौर पर अमेरिकी कवि वाल्ट विटमैन से की जाती है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने साहित्य मुक्त छंद का आरंभ किया। विटमैन ने पहले, निराला ने बाद में मुक्त छंद का अपना रचनाओं में प्रयोग किया था। प्रिया का संक्रमण जैसे चुपचाप पुत्री में हो जाता है, उसका बड़ा सुकुमार अंकन कवि ने यहाँ किया है। किसके बारे में कहा गया है? ये स्रोत स्मृति के संदर्भ में कहा गया है। शक्ति पूजा में व्यापक मानवीय संघर्ष की वस्तु है, अतः उसका समापन जय के पूरे आश्वासन में होता है, पर स्रोत स्मृति में व्यक्तित्व का पीड़ा प्रधान है, इसलिए कवि ने उसे अंततः तर्पण के रूप में माना है। एक मानवीय नियति की गाथा है, दूसरी भाग्यहीन की गाथा है। पद्म सिंह शर्मा ने अष्टादश हिंदी साहित्य सम्मेलन मुजफ्फरपुर में सभापति के पद पर दिए गए अपने अभिभाषण में कविता में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए लिखा है, क्या शिकायत की है? पल्लव के नोकीले और जहरीले कांटे इनके दिल में न चुभइए, वीणा में सोहने के स्वर छेड़िए, मारू राग न बजाइए। ये व्यंग्य पल्लव और वीणा के संग्रह के लिए उन्होंने किया था। किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया था। रामविलास शर्मा ने कहा है, क्या कहा है? छायावाद और रहस्यवाद का मखौल उड़ाने वाले आचार्य शुक्ल के कवित फरवरी 1928 की सुधा में प्रकाशित हुए थे। निराला की साहित्य साधना भाग 3। आचार्य शुक्ल की कविता के संबंध में प्रमुख मान्यताओं में एक ये थी कि प्रकृति का महज उद्दीपन रूप में चित्रित करना क्या है, अपने आप में उस विराट सत्ता के प्रति नासमझी और अवज्ञा का परिचय देना है। पंत की पंक्तियां छायावाद की रचनात्मक घोषणा पत्र का मानो आरंभिक अंश है। कौन कहते हैं? हमारे राम स्वरूप चतुर्वेदी। सुमित्रानंदन पंत के लिए आधुनिक कविमाला भाग 2 की भूमिका 1942 में उसने लिखा है, क्या? मेरे आलोचकों का कहना है कि मेरी इधर की कृतियों में कला का अभाव रहा है। विचार और कला की तुलना में इस युग में विचारों को ही प्राधान्य मिलना चाहिए। ये राम स्वरूप की पुस्तक हिंदी साहित्य का विकास और संवेदना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो भी महत्वपूर्ण कथन थे, उनको लेकर हमने चर्चा की है। कल हम अगली कोई नेक्स्ट किताब या आचार्य शुक्ल या हिंदी साहित्य का आदिकाल, उससे संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।